हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ट्वेल्थ की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज थर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं और इसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो मैं आपको एकदम डिटेल में कूलम्ब्स लॉ समझाऊंगा बच्चों, और कूलम्ब्स लॉ समझाने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर आए हुए सवाल। और इतने सवाल करेंगे बच्चों कि आपका बोर्ड लेवल और नीट लेवल और जेई लेवल आपका कवर हो जाएगा। बेसिक्स मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के दो फॉर्म होते हैं बच्चों, एक होता है स्केलर फॉर्म, एक होता है वेक्टर फॉर्म। दोनों हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है कि कूलम्ब्स लॉ में दो चार्जेस होते हैं हमारे पास। अगर दो चार्जेस हैं और किसी आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, अगर दो चार्ज हमारे पास Q1 और Q2 हैं और आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये होता कैसे है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F होता है, ये चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, और इनके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के। जब हम आर को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स हमारा डिक्रीज होगा, और अगर Q1 और Q2 को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स हमारा इंक्रीज होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लग रहा है वो उनके Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। अगर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है तो आपने पढ़ा होगा बच्चों, जहां भी पढ़े होंगे आपने, आप समझे होंगे कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, K आता है। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो होता है ये एक तरीके का कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, किसके लिए, फॉर एनी मीडियम के लिए। अब कहोगे ये क्या है सर, देखो ध्यान से देखिए, K की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। जो K होता है हमको, K क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, और K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लिखेंगे जब कोई फ्री स्पेस होगा या वैक्यूम होगा, ठीक है, या एयर मीडियम होगा। और K बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन होगा जब हमारा कोई मीडियम होगा। मतलब कि ये जो चार्ज है वो अगर किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन होगी, और अगर ये फ्री स्पेस में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं या एयर में रखे हुए हैं तो इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। किसी उसे फ्री स्पेस में रखे तो 1K बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होगी बच्चों। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, एप्साइल, इसको बोलते हैं बच्चों एप्सिलॉन। ये होता है, ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। ठीक, और एप्सिलॉन होता क्या है, अगर आप एप्सिलॉन की बात करें तो ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। और एप्सिलॉन आर जो होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, इसके बीच में रिलेशन है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन जो होता है ये वाला जो वर्ड है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर। और एप्सिलॉन आर जो होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्यों रिलेटिव परमिटिविटी, क्यों, देखो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये दो परमिटिविटी का रिलेटिव है। मतलब ये एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यानी कि ये रिलेटिव है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोला जाता है बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए इस बात को हमने समझा, अब थोड़ा सा और समझते हैं बच्चों। जैसे हमने लिखा ही है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन है क्या, या परमिटिविटी है क्या? जो परमिटिविटी है ये है क्या? परमिटिविटी जो होती है बच्चों, ये क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रेसिस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होती है क्या, एबिलिटी, किसी मीडियम की एबिलिटी, ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करे, रेसिस्ट करे। जो फ्री स्पेस है बच्चों, वो इजिली अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने दे रहा है। लेकिन अगर हम किसी मीडियम में आ जाएंगे तो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने आप से आसानी से पास होने नहीं देगा। तो जो उस मीडियम की जो रेसिस्ट करेगा ना, वो जो प्रॉपर्टी है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड रेसिस्ट हो रही है, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे परमिटिविटी। अब अलग अलग मीडियम के बच्चों अलग अलग परमिटिविटी होती है। भाई सारे मटेरियल ऐसा थोड़ा, सारा मीडियम ऐसा थोड़ा ना है कि एक ही तरीके से रेसिस्ट करेंगे। वाटर अलग तरीके से रेसिस्ट करेगा बच्चों। अगर हम शहद में डालें तो उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, और अगर हम लोग और भी मतलब अलग अलग मीडियम की बात करें, मेटल की बात करें, तो उसकी परमिटिविटी अलग है। अलग अलग तरीके से रेसिस्टेंस प्रोवाइड होता है फॉर द फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट एक टर्म है जिसका वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 सी स्क्वायर अपॉन एन एम स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब क्या, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, अभी निकालेंगे भी बच्चों। एप्सिलॉन आर जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी होता है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है, अच्छा एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं होती है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है, एप्सिलॉन की यूनिट होती है, बट एप्सिलॉन आर की यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी है, इसमें यूनिट ऊपर नीचे आता है और दोनों कैंसिल हो जाता है। तो अब ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत बार आता है कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है, एप्सिलॉन की भी यूनिट है, बट एप्सिलॉन आर की यूनिट नहीं है। एप्सिलॉन आर की ना यूनिट होती है ना डायमेंशन होती है। ठीक है बच्चों, तो ये लोग हम अभी समझेंगे। एप्सिलॉन आर की वैल्यू जस्ट 81 होती है, किसके लिए, फॉर वाटर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, किसके लिए, फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर, जो अभी मैं बता रहा था आपको। या एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट है फॉर मेटल, मेटल के लिए क्या है, इनफाइनाइट है। अब कहो सर जी इसका यूनिट निकलवा दीजिए, तो हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों। जैसे एफ बराबर क्या होता है, 1 अपॉन, हमने शायद निकाला भी आगे चल के, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हम कहें कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से ये लिखा, तो ये F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इधर लेके जाइए, F को इधर लेके आइए, तो 1 अपॉन 4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसकी यूनिट निकालोगे बच्चों, अगर यूनिट निकालें, यहाँ से इसकी यूनिट निकालिए, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा C इंटू सी, क्योंकि कूलम स्क्वायर, C इंटू सी अपॉन 4 पाई। 4 पाई की तो कोई यूनिट होती ही नहीं, F की यूनिट हो गई न्यूटन और इसकी हो गई मीटर स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी यूनिट किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। देखिए यही यूनिट थी क्या, हाँ यही यूनिट थी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली। एप्सिलॉन आर क्या है, अच्छा जो एप्सिलॉन नॉट, देखो ये तो यूनिटलेस है, तो जो यूनिट एप्सिलॉन नॉट की होगी वही यूनिट एप्सिलॉन की होगी, जाहिर सी बात है। जो यूनिट एप्सिलॉन नॉट की होगी वही यूनिट एप्सिलॉन की होगी, क्योंकि एप्सिलॉन आर क्या है, यूनिटलेस है। एप्सिलॉन आर की ना यूनिट है ना डायमेंशन। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने किया, तो ये हो गया F बराबर दिस, और ये सारा हम लोगों ने निकाल लिया। एप्सिलॉन आर लिख लिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दी। एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, कौन कौन से,
Q1 और Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा F बराबर क्या वैल्यू होगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जहां पर K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए, फॉर फ्री स्पेस। किसके लिए बच्चों, फॉर फ्री स्पेस। और इसी K की वैल्यू हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन किसके लिए, फॉर एनी मीडियम। फॉर एनी मीडियम, किसी मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको आपने इस तरीके से भी देखा होगा, ऐसे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मतलब एक एप्सिलॉन आर और जुड़ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट में आगे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा तरीका है लिखने का कि एप्सिलॉन लिख दो और एप्सिलॉन को बाद में एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख दो। एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप ये चीज क्लियर है होगी आपसे। ठीक है, तो ये बेसिक है एकदम कूलम लॉ। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब ये हम लोगों ने इसका निकाला कि हम लोग, इसने क्या निकाला, हम लोगों ने इसकी यूनिट निकाली। जैसे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये हमने पहले निकाल लिया। एप्सिलॉन आर जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, तो ये यूनिटलेस होती है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, यूनिटलेस है। तो और एप्सिलॉन की यूनिट क्या है, एप्सिलॉन की यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, जो एप्सिलॉन की यूनिट वही एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। ठीक है, अच्छी बात है। फिर फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू ये होती है। अच्छा, अब किसी मीडियम के लिए K की वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग समझते हैं। किसी मीडियम के लिए वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने कहा फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर पर। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों। जैसे F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ K क्या होगा, यूनिट ऑफ K या K बराबर क्या होगा, K बराबर होगा F × R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो यूनिट ऑफ K क्या होगा, यूनिट ऑफ K ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K की वैल्यू हो गई। कौन सा K की वैल्यू बच्चों, जब हमारा फ्री स्पेस में, किसमें है, फ्री स्पेस में। अब अगर कोई मीडियम है तो वहां पर K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ऐसे ही तो लिखते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चों, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू है 9 × 10⁹ अपॉन इंटू 1/एप्सिलॉन आर। तो ये वैल्यू हो गई 9 × 10⁹ अपॉन एप्सिलॉन आर। यूनिट क्या होगी बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K की वैल्यू हो गई बच्चों, K की वैल्यू हो गई फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, ऐसा मीडियम जिसमें जो रिलेटिव पर, ऐसा मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, वहां पर K की वैल्यू है 9 × 10⁹ अपॉन एप्सिलॉन आर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एयर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, एयर मीडियम के लिए फॉर एयर या फ्री स्पेस, एयर या फ्री स्पेस, ठीक है, या हम कहें वैक्यूम, इसके लिए क्या है, तो हम कहेंगे K की वैल्यू क्या, एप्सिलॉन, इसके लिए होती है एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1। तो K की वैल्यू क्या हो गई, K की वैल्यू हो गई
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बात मेरी समझ में आई बच्चों आपको? तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस। फॉर एनी मीडियम K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन बराबर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी। इसका हम लोगों ने यूनिट निकाला बच्चों। अब हम लोग इसका डायमेंशन भी निकाल लेते हैं बच्चों। तो यार डायमेंशन निकालते हैं। आइए, हमने कहा F बराबर क्या? अगर हम बोल रहे हैं कि F बराबर क्या है, तो F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम बोलते हैं F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F, और यहाँ पे क्या Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगी बच्चों C इंटू सी, कूलम इंटू कूलम, और इसकी भाई कूलम इसकी भी कूलम। 4 पाई की यूनिट है नहीं, F की यूनिट होती है न्यूटन, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कि C स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो मैंने अभी पहले भी निकलवाया था, ठीक है, बाद में देख लिया, कोई बात नहीं। डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट बच्चों C का डायमेंशन। C क्या होता है? Q बराबर IT। Q बराबर भाई Q चार्ज है ना, Q बराबर IT। I का हो गया करंट का A, और T मतलब टाइम, यानी कि AT, और इसका स्क्वायर, ठीक, अपॉन नीचे न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, ये होता है MLT -2, और मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। यहाँ पे हम ये करेंगे तो ये जगह A स्क्वायर T स्क्वायर, और नीचे के में आएगा M, और यहाँ पे L क्यूब और T की पावर -2। ऊपर लेके जाइए तो M -1 L -3 और T -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो T की पावर 4 और A2। ये आपका हो गया डायमेंशन किसका? एप्सिलॉन नॉट का। यही एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है बच्चों, और यही एप्सिलॉन का भी डायमेंशन है। भाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। और एप्सिलॉन आर का, भाई एप्सिलॉन आर में तो ना यूनिट है ना उसकी डायमेंशन, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की और एप्सिलॉन की दोनों की यूनिट भी सेम है और डायमेंशन भी सेम है, बट एप्सिलॉन आर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, और डायमेंशन लेस होता है और क्या होता है? और यूनिट लेस होता है। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ, अब देखो ये जो हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, अब तक जो पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा हम लोगों ने? हमने पढ़ा, देखिए कि कोई भी दो चार्जेस हैं, और अगर वो r डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। बट ये जो फॉर्म है ये स्केलर फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है। क्या है बच्चों? स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब हमको पढ़ना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, क्योंकि देखिए फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जैसे ही हम थोड़े भी अच्छे सवालों पे आएंगे तो फोर्स का वेक्टर वाला एक्सपेक्ट हमको समझ में आना चाहिए। बिना फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किए हुए हम आगे सवालों में नहीं बढ़ पाएंगे। तो कूलम्स लॉ हम लोग पहले पढ़े हैं स्केलर फॉर्म में, और उसके अब आगे पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म में। तो चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाँ, देखिए, अब देख के इसको डरिए मत, बहुत आसानी भाषा में ये लिखा हुआ है बच्चों, पहले से मैंने लिख के रखा हुआ है आपको कि थोड़ा समय हमारा बचे, बट मैं समझा दूंगा आपको, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। समझिए, दो चार्जेस हैं बच्चों Q1 और Q2। दो चार्जेस हैं बच्चों, मान लीजिए कि जैसे ये दो चार्जेस हैं,
ये Q1 है और ये Q2 है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, तो दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा होगा, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये इधर जाएगा, और ये वाला फोर्स इस पे लगाएगा तो ये इधर जाएगा। ठीक है, दोनों अगर एक पॉजिटिव होता और एक निगेटिव होता तो दोनों अट्रैक्ट हो जाते, और दोनों पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल हो जाएंगे। ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा। अब देखिए बात समझिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत आपको एकदम मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, वेक्टर का हल्का सा बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है, तो अगर आपका वेक्टर बिल्कुल भी वीक है और आपने नहीं पढ़ा है तो बच्चों वेक्टर आप पढ़िए, जहां भी आप पढ़ रहे हैं पहले वेक्टर एनालिसिस पढ़िए। वेक्टर एनालिसिस इज द प्री रिक्वेस्टिव फॉर अंडरस्टैंडिंग द 12th फिजिक्स। 12th की फिजिक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसमें वेक्टर भी आता है बच्चों। वेक्टर आपको पढ़ा होना चाहिए, और नहीं पढ़ा है तो फिर आप मेरे बेसिक मैथमेटिक्स वाले जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें भी वेक्टर के टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इसको मैंने बोल दिया 0.1 और इसको बोल दिया 0.2। यहाँ पे Q1 चार्ज, यहाँ पर Q2 चार्ज, और ये जो Q1 चार्ज है ये Q2 पर फोर्स लगा रहा है, इसको बोलेंगे F21। नॉमेनक्लेचर समझिए, F21 का मतलब क्या? F21 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। चार्ज Q1 के कारण Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है? F21 का मतलब हुआ फोर्स लगा 2 पर, लेकिन किसके कारण? ड्यू टू चार्ज प्लेस एट 0.1। बात समझ में आई? फोर्स ऑन, ये जो लगा F21 मतलब क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 चार्ज के कारण Q2 चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? अच्छा बताओ, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा ना, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अगर हम इसको पकड़ लें, यहाँ पे रखे रहे, इसको मान लो स्टेशनरी में बना देता हूं और इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूं, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये रिपेल होकर इधर जाएगा ना, यानी कि ये जो Q1 चार्ज है इस पे एक फोर्स लगाएगा इस दिशा में। बोलो बात समझ में आ रही है? अपने मन से तो नहीं बना रहा हूं डायरेक्शन, समझ में आ रहा है? ये वाला चार्ज अगर मैं इसको पकड़ लूं यहाँ पर, तो ये वाला चार्ज जो है Q2 पर फोर्स किधर लगा है? इधर लगा रहा है, तो ये हो गया F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन 1, या फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इस पे भी तो फोर्स लगाएगा, जाहिर सी बात है ना भैया। तो देखो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये Q2 है और ये Q1 है। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा F12, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन 2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सही बात है? अब ये R21 क्या है? ये R21 है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1। जब हम इस पे फोर्स देख रहे हैं तो ये पोजीशन वेक्टर कंसीडर करना है। पोजीशन वेक्टर समझ लो उस पॉइंट की पोजीशन है, ये वेक्टर का टॉपिक है बच्चों, बट मोटा मोटा समझिए कि इस पॉइंट की पोजीशन है। जब हम यहाँ 2 वाला पॉइंट देख रहे हैं, 2 वाला फोर्स देख रहे हैं, तो वेक्टर पोजीशन भी 2 1 वाला, F21, तो यहाँ पे R21 पोजीशन वेक्टर। अगर हम इसके कारण यहां देखेंगे तो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन 2, और यहां पे पोजीशन वेक्टर इधर डायरेक्शन, देखो इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। भाई F2 R21 जो है इस दिशा में है और R12 आपका इस दिशा में है। पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, देखो लिखा होगा R12 पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q2, R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब देखिए है क्या, इसको लिखना कैसे है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, बात समझिए कैसे लिखना है। भाई हमारा कहने का मतलब है कि इससे पहले हमने जो कहा कि दो चार्जेस से बच्चों Q1 और Q2, और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था कि नहीं लग रहा था? अगर ये चार्ज है और ये भी चार्ज है, ठीक है बच्चों, और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ये वाला इस पे लगा रहा है और ये वाला इस पे लगा रहा है, और ये फोर्स से इक्वल एंड अपोजिट दिशा में फोर्स लग रहा है। देखो फोर्स भी का मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, ये लगा रहा है इस पे इधर और ये लगा रहा है इस पे इधर।
और ये दोनों अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, अपोजिट दिशा में जा रहे हैं मतलब फोर्स अपोजिट दिशा में लगा हुआ है, जाहिर सी बात। ठीक है, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जिसको हम स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ से निकाल लेते हैं। अब हमें वेक्टर फॉर्म करना है, क्या करना है बच्चों, वेक्टर फॉर्म करना है। तो वेक्टर फॉर्म हम लोग कैसे करें, तो वेक्टर फॉर्म कोई कठिन नहीं है, बात समझिए। F21 तो मैग्नीट्यूड तो सेम रखो, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, r इसके बीच की डिस्टेंस है, r इसके बीच की डिस्टेंस है। अच्छा अब और समझो, R12 का मैग्नीट्यूड R21 का मैग्नीट्यूड बराबर किसके, R के। भाई पोजीशन वेक्टर में ये दूरी थोड़ा बदल जाएगी, ये वाली इस दिशा में है R21 वेक्टर और R12 वेक्टर इस दिशा में, लेकिन ये जो दूरी है ये तो स्मॉल r के बराबर ही है ना। तो R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो हमने कहा ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि R12 वेक्टर और R21 वेक्टर किसके बराबर है, स्मॉल r के बराबर है। अब हमारे पास बच्चों वेक्टर में अगर आपने पढ़ा हो तो वेक्टर जो होता है ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड होता है और बताइए और डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। देखिए आप बहुत समझ के पढ़िए बच्चों, मुझे ऑफलाइन में पढ़ाने का बहुत एक्सपीरियंस है और मैं ऑनलाइन मीडियम पे आया इसलिए हूँ कि जो मुझे ऑफलाइन का एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस को मैं पूरी तरीके से निचोड़ के आपको दे दूं, क्योंकि मैंने काफी ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जिनका लेवल बिल्कुल ही जीरो था। देखिए जिसका लेवल अच्छा है ना वो बच्चा कहीं से भी पढ़ सकता है, बड़ी बड़ी कोचिंगें बनी हुई हैं, ब्रांडेड कोचिंग है, ब्रांडेड ऐप हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कहीं से भी आप फॉलो कर सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, बच्चे पढ़ ही रहे हैं। बट अगर आपको रियल में फिजिक्स सीखनी है फ्रॉम जीरो टू एडवांस, एकदम बेसिक से, तो उसके लिए सौरभ शर्मा आपके साथ खड़ा है। आप मेरे साथ जुड़िए और पढ़िए, आधे घंटे एक घंटे में मैं नहीं समझा पाऊंगा बच्चों, और मैं वो ऑनलाइन क्लास वाली नौटंकी भी नहीं कर सकता हूँ कि हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, हे बच्चों, हे बच्चों, समझ में आ रहा है, आ रहा है, हाँ भाई बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत सिंपल और सोबर वे में आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए, बीच बीच में आपको गाइड करता रहूंगा। कॉन्सेप्ट, अभी ये कॉन्सेप्ट देख रहे हो बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पूरी 12th की फिजिक्स आपको हलवा लगने लगेगी। ठीक है, 12th खत्म हो जाएगा, हम 11th पे आ जाएंगे, 11th का टॉपिक करेंगे, बीच में हम नीट के PYQ सॉल्व करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स की मेरी अलग प्लेलिस्ट चल रही है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और फिर 12th का बोर्ड आएगा नजदीक तो हम उसको भी, उसके भी PYQ वगैरह CBSE बोर्ड के या देखेंगे, यूपी बोर्ड्स के भी, इंग्लिश मीडियम के जो भी होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो और अगर आप लोग साथ मेरा देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये चैनल आगे बढ़ता है तो हम लोग लाइव के माध्यम से भी जुड़ेंगे। बट पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या मेरी बातें आपके कनेक्ट हो रही कि नहीं हो रही हैं, क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आ रहा। कोशिश मेरी यही है कि जिसका लेवल बहुत ही कमजोर है या लेवल एकदम ही जीरो है या निगेटिव लेवल पे है, उसको भी चीजें समझ में आए, ऐसा मेरा कोशिश है बच्चों। अब आप बताइएगा कि इस कोशिश में मैं कितना सफल हूं या असफल हूं, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड है और उसके साथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होता है फोर्स में और डायरेक्शन भी होती है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड हो गया k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, F21 वेक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन 1। क्या है डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इस दिशा में है बच्चों। तो डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो और ये हो गया पोजीशन वेक्टर R21। R21 वेक्टर बच्चों अगर आप यूनिट वेक्टर नहीं पढ़े हो तो जानिए कि एक कैप होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसे वेक्टर ए अपॉन ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन ए। अब ये है क्या,
R21 वेक्टर क्या होगा, R21 वेक्टर का कैप यानी कि यूनिट वेक्टर R21 वेक्टर अपॉन R21। यूनिट वेक्टर जो होता है बच्चों उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी, और उसके पास केवल डायरेक्शन होती है। आप अगर वेक्टर पढ़े होंगे तो आप ये जानते होंगे यूनिट वेक्टर ओनली हैव डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, तभी उसका नाम यूनिट वेक्टर है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी। देखिए समझिए, जैसे ए वेक्टर अपॉन ए कैप, इसे पढ़ते हैं ए कैप, ए कैप ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, यानी कि नीचे मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा ये वेक्टर जो है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड इसका ए है और नीचे ए है, तो ए कैंसिल हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया 1, बचा क्या ऊपर, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर के पास क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर के पास केवल और केवल डायरेक्शन। बात मेरी समझ में आ गई आपको। तो R21 वेक्टर जो है, R21 वेक्टर का कैप R21 अपॉन R21, ठीक है। तो F21 बराबर ये हो गया मैग्नीट्यूड बच्चों, और ये जो है ये बता रहा है डायरेक्शन। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ये इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिटी होता है। यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड नहीं देता है। मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई सेम मैग्नीट्यूड होगा ना। मान लो x है, x इंटू 1 बराबर क्या है, x, तो इसको मल्टीप्लाई भी करोगे 1 से तो वही सेम मैग्नीट्यूड होगा ना। तो मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे किसकी मदद से, स्केलर फॉर्म से, और हम ये R21 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा R21 कैप ओपन करो तो R21 वेक्टर अपॉन R21। अच्छा ये जो होता है R, नीचे मैंने लिखा था R, अब यहां देखिए कि R12 बोल दूं या R21 बोल दूं, ये R के बराबर है, और मॉड हटा दो तो R12 और R21 R के बराबर है, तो R की जगह R21 रख दो, R की जगह R21 वेक्टर स्क्वायर और नीचे R21 है, तो ये R21 का क्यूब हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्म है, F21 वेक्टर बराबर क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए, अच्छा जैसे मैंने R21 निकाला वैसे ही आप जैसे मैंने F21 निकाला वैसे ही आप F12 भी निकाल सकते हैं। उसको मैं समझा देता हूँ, फिर सिंप्लीफाई भी कर दूंगा, घबराइए नहीं। देखिए अब ये वाला जो चार्ज है ये इस पे फोर्स लगाएगा, भाई ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस दिशा में, उसको बोलेंगे F12। नोमेनक्लेचर समझिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन 2। भाई ये Q2 भी तो Q1 पे फोर्स लगाएगा, जाहिर सी बात है लगाएगा ना, लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा। ये इस पे इस दिशा में फोर्स लगाएगा, और इसको हम भाई पोजीशन वेक्टर अब R12 लेंगे, R12 लेंगे, जाहिर सी बात है। तो F12 बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप। अब R12 कैप को R12 वेक्टर अपॉन R12 लिख दिया, और इसको R की जगह R12 का स्क्वायर लिख दिया, R की जगह R12 रख दिया। तो यहां से भी क्या आ गया, KQ1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और यहाँ पे R12 वेक्टर। अच्छा अब बात समझिए, ये जो R12 और R21 है, R12 वेक्टर और R21 वेक्टर ये अपोजिट और इक्वल है, यानी कि इसमें नेगेटिव साइन लग जाए, इक्वल और अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमने R12 की जगह माइनस ऑफ R21 रख दिया, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी और ये वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर F21 कर दो, R12 की जगह, यहाँ पे R12 की जगह माइनस R21 किया, और ये R12 की जगह R21 लिख सकते हैं, क्योंकि R12 और R21 सेम। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी F21 आएगी, यानी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है डायरेक्शन में। यहां से आ गया R12 बराबर R माइनस ऑफ R21, और ये वैल्यू सेम है, ये निकल के आया बच्चों। ठीक, अब समझिए आप कि हुआ क्या। हम लोग थोड़ा सा समराइज करते हैं, बहुत सारी चीजें हो गई, मिक्सिंग हो गई, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को लगा होगा कि पहले से लिखा हुआ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चों लिखने में बड़ा समय जाएगा, इसीलिए पहले से लिख के रखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। लेकिन समझा देता हूँ, दोबारा समझा दूंगा, घबराने की बात नहीं, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझा दूंगा। देखिए ये चार्ज है आपका Q1 और ये चार्ज है आपका Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो R है।
एकदम हम लोग बेसिक से समझ लेंगे। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, इसको हम बोल देते हैं 0.1, इसको बोल देते हैं 0.2। अब ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे F21 वेक्टर फॉर्म में। क्या बोलेंगे उसको? F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन 1। अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखते हैं हम लोग, और यहां से अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं तो इसको बोलेंगे R21 वेक्टर। क्या लिखेंगे? R21 वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, F21 वेक्टर के फॉर्म में मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और इसका ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन के लिए हम R21 कैप से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दिशा तो वही बता रहा है, कौन? पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब इस R12 वेक्टर को हम लोग चाहे तो R21 वेक्टर को, जैसे R21 वेक्टर जो है, सॉरी R21 का जो कैप है ये R21 वेक्टर बटा R21 हम लिख सकते हैं, बट उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो नीचे क्यूब आ जाता है तो फिर याद करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। हम याद करेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 का कैप या R12 का कैप। अगर F12 की बात करें तो F12 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या? R12 का कैप, R12 का कैप। यहां से हम लोग F12 वेक्टर निकाल लेंगे, और एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा F12 वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ F21 वेक्टर है। और ये बात तो है ही भाई, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस दिशा में, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इस दिशा में। इसको F12 करेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं जो एक दूसरे पे लग रहे हैं। इनका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या हो गया बच्चों? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बात मेरी समझ में आई आपको? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए, हाँ ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब एक जनरल फॉर्म में होता है कि जनरल फॉर्म में क्या कर लेते हैं, आर के फॉर्म में हम याद कर लेते हैं, तो ये हो जाता है हाँ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप। आर के फॉर्म में याद कर लीजिए, जैसे R21 जो है, देखिए ये लिखा हुआ है R21 R12 R21 R, तीनों चीजें सेम, मैग्नीट्यूड तीनों क्या है? सेम। तो हम जनरल फॉर्म में याद कर लेते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप, जनरल फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में भी हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ जो है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि बहुत छोटा, सारा का सारा चार्ज जो है एकदम पॉइंट में कंसंट्रेटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज अगर है तो उसके लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं। अब कहोगे सर जी ये क्या? जैसे अभी हम आगे करेंगे बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, वोल्टेज निकालेंगे ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर या स्फीयर के कारण। और स्फीयर है चाहे सिलेंडर है, वहां पर जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चाहे उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चाहे इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि सारा का सारा चार्ज एक छोटे से पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, तभी हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, फोर्स बिटवीन चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो ये फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, और मैग्नीट्यूड इसका सेम है, जाहिर सी बात है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल ऑलवेज बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। हाँ ये बात है, देखो इनके बीच और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, ये Q1 और Q2, तो इनकी लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगेगा, या तो इस दिशा में लगेगा या तो इस दिशा में लगेगा, हमेशा लगेगा लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग।
दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उनकी लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगता है, ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही लगेगा बच्चों। बात समझ में आ गई मेरी? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब क्या है, हाँ, अब जैसे इसमें वेक्टर बताया गया है कि मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है और ये Q4 चार्ज है, माइनस Q4 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो F21 लिखना है। तो F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन वन। तो देखो, अगर इसको R1 मान ले, इसकी डिस्टेंस को या पोजीशन वेक्टर को, सॉरी बच्चों, के Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर, और R1 का क्या, इस दिशा में यूनिट वेक्टर। इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा के Q1 Q3 अपॉन R2 स्क्वायर और R2 का क्या, और इनकी बात करेंगे अगर F41, तो ये होगा के Q1 Q4 अपॉन, यहां पर इसको मान लो R4 मान लो, तो R4 का स्क्वायर इंटू R4 का कैप। और देखो यहां पर क्या है, ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये रिपेल करेगा, इधर जाएगा। ये चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये भी रिपेल करेगा, इधर जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो फोर्स किधर लगेगा, इस दिशा में लगेगा, यानी ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हम साइन से ही जानेंगे कि कोई फोर्स आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है, वो फोर्स के साइन से ही हमको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ, चलिए एक बात और, हाँ, ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, कितनी हो गई प्रॉपर्टीज, हमारी तीन प्रॉपर्टी हो गई कि वैलिड फॉर किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए, दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अपोजिट है, और क्या है, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग फोर्स लगता है, ये बात हो गई। अच्छा, अब देखिए, देखो अगर हम इस Q1 Q2 का पूरा एक सिस्टम मान ले बच्चों, अगर पूरा सिस्टम मान ले, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है भाई, इस पूरे को अगर एक सिस्टम मान ले, पूरी एक एक एंटिटी अगर मान ले, तो एक फोर्स लग रहा है, जैसे F नेट बराबर क्या, इस पे लगने वाले दो फोर्स हैं, F12 और F21, दो ही फोर्स तो लग रहे हैं बच्चों। इस Q1 और Q2 दोनों को एक हम यूनिट मान लें, तो इस पे दो फोर्सेज लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं हमारे, F12 और F21, यही दोनों लग रहे हैं। अब क्या है बच्चों कि इन नेट फोर्स जो है F12 और F21, हमने कहा F12 माइनस, और ये जो F21 है वो माइनस ऑफ F12 के बराबर है, तो नेट फोर्स क्या आ गया, जीरो। और नेट फोर्स अगर जीरो आ गया बच्चों, तो होगा क्या कि हमने एक न्यूटन का सेकंड लॉ है कि जो नेट फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। अगर Q1 Q2 को हम एज ए सिस्टम कंसीडर करते हैं, तो इस पे नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स हम न्यूटन के सेकंड लॉ से पढ़ते हैं कि नेट फोर्स आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, यानी कि एफ नेट बराबर dp अपॉन dt, p यहाँ पे मोमेंटम है, और dp अपॉन dt जीरो हुआ तो dp भी जीरो हुआ, dp जीरो हुआ तो डेल्टा p जीरो हुआ, डेल्टा p बराबर होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल, यानी कि p फाइनल बराबर p इनिशियल, यानी कि जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर है। जो फाइनल मोमेंटम है बच्चों, वो इनिशियल मोमेंटम के क्या है, बराबर है, यानी कि मोमेंटम हमारा कंजर्व, मोमेंटम हमारा क्या है, कंजर्व है। अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होता है, तो उस पे जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये है कि फाइंड दैट फोर्स, प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गई, इतनी प्रॉपर्टी, ठीक। अब एक दो हम लोग इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। हम लोगों ने आज कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, स्केलर फॉर्म में पढ़ा और वेक्टर फॉर्म में पढ़ा, और उसको प्रॉपर्टी के बारे में भी समझा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ सवाल करेंगे बच्चों। और अभी ये लेक्चर 3 था हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जो हमने स्टार्ट की है। कोशिश करूंगा बच्चों हर वीक 2 3 4 हमारे वीडियोस आते रहें आप तक, और मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता रहूं, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट आएगा लेक्चर 4, तो उसमें हम लोग एकदम बेसिक से छोटा सा सवाल उठाएंगे, और छोटे से लेकर नीट लेवल तक के और जेई लेवल तक के सवाल मैं आपको कराऊंगा इसी क्लास में।
तो बने रहिए आप लोग सौरभ शर्मा फिजिक्स एंड बियॉन्ड के साथ। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, मैं उसको जवाब दूंगा। और इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा बच्चों। हैंड रिटेन नोट्स जो होते हैं, प्रॉपर नोट्स, वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश जल्द से जल्द करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।